तो बीहड़ में डाकू डकैतों के बाद जो सियासी पौध तैयार हुई उसकी हमने आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाई है, जिसमें चंबल के अंदर कैसे बदलाव हुआ, कैसे डाकू डकैतों के बाद चंबल की पहचान बदली और नए सियासी नेता आगे देश की राजनीति में अपनी धमक और ताकत दिखाने लगे। वहीं ग्वालियर चंबल संभाग की सियासत और नेताओं की अदावत बहुत पुरानी है। दो राजघरानों के महाराज अब सियासी मैदान में जो ठहरे, जाहिर है कि इसका असर भी पड़ेगा, लेकिन सिर्फ चंबल ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश पर। और समय आने पर हुआ भी कुछ ऐसा ही। याद कीजिए साल 2018 का वो घमासान, जब मध्य प्रदेश की पूरी सरकार हिल गई, नेता इधर से उधर हुए और सत्ता परिवर्तन हो गया। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था। कैसे सत्ता कांग्रेस की सरकार गिरी और फिर उसके बाद क्या हुआ आगे, जरा इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। इस सब में सबसे मुश्किल 2023 विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी ताकत साबित करना सबसे बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि 2018 में ग्वालियर चंबल अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बदौलत कांग्रेस को 33 साल बाद बड़ी कामयाबी हासिल तो हुई थी, लेकिन उसके तुरंत बाद हुए लोकसभा चुनाव में सिंधिया कांग्रेस की गुना लोकसभा सीट हार गए। समय की बयार कुछ ऐसी बदली कि राहुल गांधी के खासम खास और कांग्रेस के महाराज कांग्रेस के नैया छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। राजनीति में कुछ परिवार, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा होते हैं। तो दिग्विजय सिंह हैं या ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, ये अपने पूर्वजों के पहचान के बल पर राजनीति में आए हैं। दिग्विजय सिंह का थोड़ा भिन्न इसलिए होता है कि वे पंचायत से शुरू करते हैं अपनी राजनीति और केंद्र तक, संसद तक जाते हैं, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि में वही राजघराना है। ऐसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले में है, इन्होंने कोई राजनीति नहीं की। ये तो विदेश में पढ़ के आए, सीधे पिता का दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट में निधन हो गया और इनको उत्तराधिकार में राजनीति मिल गई, तो इनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन जैसे नरेंद्र सिंह जैसे लोग हैं, ये लोग बिल्कुल जमीन से, विद्यार्थी परिषद से, कॉलेज के जीवन से शुरू हुए हैं। पर नगर निगमों में इन्होंने काम किया है, पार्षद चुने गए हैं, विधायक चुने गए हैं, संगठन में प्रदेश के अध्यक्ष है। तो ये जमीनी स्तर के नेता हैं। इनमें और राजघराने के नेताओं में बुनियादी फर्क यही है कि इनका जनाधार होता है और उनका घरानाधार होता है। अब महाराज ने पार्टी बदली तो सियासी भूचाल आना लाजमी था। कांग्रेस की लंबे अरसे बाद बनी सरकार कुछ ही महीने में गिर गई। हालात कुछ ऐसे बने कि कांग्रेस में मानो भगदड़ सी मच गई। कांग्रेस के एक साथ 22 विधायकों ने महाराज के भरोसे पर पार्टी छोड़ दी। देखो, दो बातें हैं। 2018 का चुनाव कांग्रेस में कम गेम चेंजर था ग्वालियर चंबल संभाग। इस ग्वालियर चंबल संभाग ने कहा कि युवा नेता, ऊर्जावान नेता प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, इसलिए बियॉन्ड द पार्टी लाइन वोटिंग करनी है। और सिंधिया जी के लिए वोटिंग हुई ग्वालियर चंबल संभाग में। लेकिन कहते हैं ना कि दूल्हा दिखाया जवान और बूढ़े से शादी कर दी, वो स्थिति कांग्रेस ने की। कांग्रेस ने धोखा दिया सिंधिया जी को और ग्वालियर चंबल संभाग को। यूं तो इसका फायदा पार्टी बदलने वालों को मिला और ज्यादातर सिंधिया खेमे के नेताओं को उपचुनाव में भरोसा कर चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा। इसमें 22 बागी 14 जिलों से जीते। इनमें से 15 सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल से थे। कांग्रेस के 22 बागी विधायक मध्य प्रदेश के 14 जिलों से जीते। इनमें मुरैना से 4, ग्वालियर से 3, अशोकनगर, शिवपुरी और भिंड से 2-2 विधायक थे। दतिया, देवास, रायसेन, इंदौर, गुना, सागर, मंदसौर, अनूपपुर और धार जिले से एक-एक विधायक जीते। ये विधायक 11 लोकसभा सीट पर असर डालते हैं। इनमें से करीब 15 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल इलाके से जीते हैं। 22 बागी में से 10 विधायक पहली बार विधानसभा पहुंचे। पहली बार विधायक रघुराज सिंह कंसाना, कमलेश जाटव, रक्षा सरोनिया, मनोज चौधरी, जजपाल सिंह जज्जी, सुरेश धाकड़, ओपीएस भदौरिया, गिरिराज दंदोटिया, जसवंत जटावे, मुन्नालाल गोयल। 2 बार विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया, रणवीर जाटव, हरदीप सिंह डंग, ब्रजेंद्र सिंह यादव। 3 बार विधायक प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, गोविंद सिंह राजपूत, राजवर्धन सिंह। 4 बार विधायक तुलसी सिलावट, एदल सिंह कंसाना। 5 बार विधायक बिसाहू लाल सिंह।
अब सबकी नजर थी कि जिन पर इतना भरोसा किया गया, जिनकी वजह से अपनों की नाराजगी तक झेलने के लिए पार्टी तैयार हो गई, क्या वो चुनावी परीक्षा में पास हो पाए? तो साल 2020 उपचुनाव की अग्नि परीक्षा में मध्य प्रदेश में पहली बार 28 सीटों पर उपचुनाव की नौबत आई। 22 विधायकों में सिंधिया समर्थक 19 विधायक थे, जबकि 3 विधायकों को बीजेपी ने तोड़ा था। ये 3 विधायक थे बिसाहू लाल सिंह, एदल सिंह कंसाना और हरदीप सिंह टंग। सिंधिया गुट के 19 में से 13 को जनता ने फिर से चुना, तो 6 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया। निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा गेम खेल के एक पूरी सरकार गिरा के और फिर वो दल बदल करके आए, तो निश्चित तौर पर उनकी डबल प्रतिष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से ये प्रतिष्ठा है कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार 2018 में चली गई थी, क्या वो उसे भारी बहुमत से वापस लाने की स्थिति में है? अगर ऐसा कर पाएंगे, खासतौर पर ग्वालियर चंबल संभाग में और मालवा में अगर बड़ा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी, यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सिंधिया समर्थक अगर बड़ी संख्या में जीत कर आते हैं तो निश्चित तौर पर सिंधिया को बड़ा लाभ होगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी खराब होगी। साल 2020 में सिंधिया ने भाजपा का दामन थामा और कमलनाथ सरकार गिराकर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया। केंद्र की कांग्रेस सरकार में 4 बार सांसद, 2 बार मंत्री रहे सिंधिया अब बीजेपी सरकार में मंत्री बन चुके हैं। 2023 का विधानसभा चुनाव अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए एक बड़ी कामयाबी दिलाने के लिए चुनौती वाला चुनाव रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट। तो 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, लेकिन कुछ ही महीने बाद ये सरकार गिर जाती है। 2020 में भूचाल आ जाता है, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया गेम चेंजर साबित होते हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद उनके साथ आए कई विधायकों को वापस से उपचुनाव में उतारा जाता है और कई ऐसे विधायक रहे जिन्होंने जीत हासिल की और उनको इस बात से नवाजा भी जाता है क्योंकि मंत्री पद उनको दिया गया। अब ऐसे में मौजूदा वक्त में 2023 का फिर से चुनाव सिर पर है। अब इसमें क्या वाकई में पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है? पुरानी पार्टी और नई पार्टी के भीतर की जो जंग है वो कहां तक पहुंचती है, ये देखने वाली तस्वीरों की। लेकिन अब तक आपको हमने दिखाया ग्वालियर चंबल अंचल और उससे जुड़ी हुई सियासत, जो मुगलों और अंग्रेजों के काल से डाकू की समस्या के लिए जानी जाती थी, और फिर आखिर कैसे यहां सियासत की बिसात बिछती है, कैसे वो बड़े सियासी चेहरे अपनी जगह और अपनी पकड़ इस इलाके में मजबूत करते हैं। इसके अलावा कैसे यहां सियासी खींचतान देखने को मिलती है। लेकिन अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर सियासी दलों के लिए ग्वालियर चंबल संभाग सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है। ये वो घाटी है जिसका जिक्र महाभारत काल में हुआ। ये वो संभाग है जहां डाकुओं ने अपना खौफ पैदा किया, और ये वो अंचल है जहां रियासत से सियासत की कहानी शुरू हुई। ग्वालियर चंबल संभाग की कहानी जितनी रोचक है, उतनी ही सियासतदाताओं के लिए ये अंचल जरूरी है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि सियासतदाताओं के लिए आखिर ये संभाग क्यों इतना जरूरी है? आखिर चुनाव के नजदीक आने के साथ ही इस संभाग में सबसे ज्यादा हलचल क्यों मच जाती है? बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक इस संभाग में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर क्यों लगा देते हैं? तो इन सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले जरूरत है इसके सियासी समीकरण को समझने की। ग्वालियर चंबल संभाग जो मध्य प्रदेश विधानसभा की 34 सीटें कवर करता है। कहा जाता है कि इन सीटों से सत्ता तक जाने का रास्ता मिलता है। जो इन सीटों पर बाजी मार पाता है, सत्ता का द्वार उसके लिए ही खुलता है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले संभाग के बारे में। ग्वालियर चंबल संभाग के 5 जिले हैं। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर। संभाग में कुल 34 तहसील, 24 जनपद पंचायत हैं। संभाग 2 लोकसभा संसदीय क्षेत्र ग्वालियर और गुना में विभाजित है। खैर, ये तो बात हुई सीटों के समीकरण की, लेकिन चुनाव की जीत हार का श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ मतदाताओं पर। पार्टी की मेहनत और काम का कितना असर मतदाताओं पर पड़ता है, ये चुनावी नतीजों से पता चलता है। ऐसे में मतदाताओं के समीकरण को भी समझना जरूरी है। इसके लिए अहम हो जाता है पिछले विधानसभा चुनाव की ओर झांकना।
क्योंकि 2018 का विधानसभा चुनाव शायद ही प्रदेश में कोई भूल सकेगा, जहां जीत तो कांग्रेस की हुई, लेकिन जीत के बाद भी कांग्रेस अपनी सरकार कुछ ही महीनों तक बरकरार रख पाई। इसका कारण सीधे तौर पर दो राजघरानों की पुरानी सियासी अदावत को माना जा रहा है। अदावत, जी हाँ, ये अदावत सिंधिया दिग्विजय के बीच की है, जो पिछले कुछ समय से खुलकर सामने आई है। अब अदावत का जिक्र हुआ ही है तो ये भी समझ लेते हैं कि आखिर इस अदावत के पीछे की असली वजह क्या है। दरअसल दोनों के बीच विवाद उठा उज्जैन से, जहां पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए बैठक करने गए थे। दिग्विजय बैठक के बाद पत्रकारों के सामने आए तो ये चर्चित बयान दे बैठे, हे प्रभु, हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। उनसे सवाल यही पूछा गया था कि आप सरकार बनाते तो हो, मगर आपके विधायक आपका साथ छोड़कर भाग जाते हैं। इस पर दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर भगवान महाकाल से ये अजीब सी मांग कर दी। हे प्रभु, हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर दिग्विजय सिंह का बयान वायरल होते ही फिर भला ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों पीछे रहते। उन्होंने तुरंत दिग्विजय सिंह को ट्विटर पर जवाब दिया और कहा, हे प्रभु, हे महाकाल, दिग्विजय सिंह जैसा देश विरोधी और मध्य प्रदेश के बंटाधार फिर भारत में पैदा ना हो। अब राजा और महाराजा की इस तीखी जुमलेबाजी के पीछे 2018 में 15 साल बाद आई कांग्रेस सरकार की 15 महीने में हुई वापसी की कसक छिपी हुई है। अदावत के चलते सत्ता में बड़ा फेरबदल देखने को मिला, जहां जीत के बाद भी कांग्रेस सत्ता की गद्दी से उतर गई और बीजेपी हार के बाद भी सत्ता पर काबिज हो गई। खैर, ये तो थी सत्ता की लड़ाई और अदावत की कहानी, जो अपने आप में ग्वालियर चंबल अंचल को खास बना देती है। इसलिए क्योंकि नजरें लोगों की इस पर बनी रहती है कि ये अदावत अब आखिर क्या नया रंग बिखेरने वाली है। लेकिन सत्ता पर काबिज होने से पहले सियासतदाताओं के लिए अहम योगदान निभाता है मतदाता। और बात जब ग्वालियर चंबल संभाग की हो तो निर्णायक भूमिका में नजर आता है एससी और ओबीसी वर्ग का मतदाता। ग्वालियर चंबल में सियासी होड़ एससी और ओबीसी वर्ग को साधने के चलते देखने को मिलती है। सभी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी स्वर्णों की पार्टी है, जहां एससी और ओबीसी की कोई पूछ परख नहीं है, जिसका खामियाजा पिछले साल के विधानसभा चुनाव में पार्टी को भुगतना भी पड़ा। ऐसे में बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी पार्टी एससी और ओबीसी वर्ग को साधने की पूरी कवायद में जुटी रहती है। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि आखिर सत्ता के लिए एससी कितने जरूरी हैं। तो आंकड़े बताते हैं कि 2003 से 2013 तक एससी वर्ग बीजेपी के साथ रहे। इसके दम पर बीजेपी सत्ता में रही। 2018 में कांग्रेस के साथ गए तो बीजेपी की सत्ता चली गई। 230 में से 35 सीटें एससी के लिए रिजर्व है। एससी के लिए रिजर्व सीटों में से बीजेपी को कब कितनी सीटें मिली, अगर इस पर नजर डालें तो 2003 में 34 सीटें रिजर्व थी, बीजेपी को 30 सीटें मिली थी। 2008 में 35 में से बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। इसी तरह 2013 में 35 में से 28 सीटें मिली थी। फिर 2018 में 35 में से 18 सीटें मिली थी। यानी पिछले कुछ सालों में सबसे कम सीटें 2018 में ही मिली। अगर ये ट्रेंड 2018 में भी रहा तो बीजेपी की चुनौती बढ़ सकती है। और यही वजह है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, हर पार्टी अपनी तरफ से एससी वर्ग को साधने में जुटे रहते हैं और ग्वालियर चंबल संभाग में इन्हीं का बोलबाला रहता है। इसी वजह से बीजेपी ने आने वाले चुनाव यानी कि 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए 51% वोट का टारगेट रखा है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये टारगेट पूरा होगा एससी वर्ग के मतदाताओं को साधने के साथ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 6 महीने बाद होना है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये चुनाव आसान नहीं होंगे। दोनों दलों के बीच फिर कांटे का मुकाबला होना तय है। पिछले चुनाव में ही दोनों पार्टियों के वोट प्रतिशत में आधे अंक का ही फर्क था, इसलिए बड़े बड़े नेताओं के बीच ऐसी हल्की बयानबाजी लगातार सामने आ रही है। ये बयानबाजियां पहले नहीं देखी गई। हल्की बयानबाजी फिलहाल मतदाताओं का मनोरंजन कर रही है, मगर वोटर का मन बनाने में ये बयान जरूर काम आएंगे। ये बात नेता जानते हैं, इसलिए दोनों तरफ से बयानों के तीखे तीर चल रहे हैं और ग्वालियर चंबल संभाग सबके लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। टीम न्यूज स्टेट।